कहानी, कविता या आत्मकथा पर बहुत सारे हमारे और साथियों ने अपनी बात कह दी है, तो मैं उसकी पुनरावृत्ति करके मैं वो नहीं चाहता हूँ कि वो दोबारा रिपीट हो। मैं कुछ दूसरे एंगल को भी रख रहा हूँ और दलित साहित्य में एक कोना जो बिल्कुल हमारे वर्तमान साहित्य में भी जो है बिल्कुल कोने में पड़ा हुआ है, उपेक्षित दलित की तरह कह सकते हैं, वो है नाटक। आप देखेंगे कि कोई भी पत्रिका हो, वो नाटक किनारे ही रहता है। बड़े बड़े लोगों ने किताब बहुत सारे लिख दी हैं, दलित साहित्य की अवधारणा पर भी बहुत पुस्तक आ चुकी हैं, लेकिन आप देखिए कविता, कहानी, लेकिन नाटक पर जो है इसका ठीक से विश्लेषण या बातचीत कम हुआ है जितनी होनी चाहिए, जबकि सबसे पुरानी विधा है। जहाँ साहित्य में आप कह सकते हैं कि ये अभी का है दलित थिएटर, दलित साहित्य अभी का है, और साहित्य में से दलित एक धारा निकल के आई हुई है, लेकिन हमारा मानना ये है कि दलित थिएटर जो है वो सबसे पुराना है। ये जितने भी आप प्रोसेनियन थिएटर देख रहे हैं, चाहे और भी जो दूसरे थिएटर देख रहे हैं, उसकी तुलना में इसका मूल ही दलित थिएटर है। लोग कह सकते हैं कि ये कैसी स्थापना है। ये स्थापना इसलिए है कि चारों वेद लिखने के बाद ये लोग, जैसी कि कहानी है, कथा है, मिथकों में है कि ब्रह्मा के पास गए कि चारों वेद जो आपने लिखा उसे तो बहुत सारे जो समाज, एक बहुत बड़ा तबका जो समाज है वो न पढ़ सकता है न सुन सकता है। ऐसे में क्या कहते हैं, कोई ऐसा साहित्य लिखिए ब्रह्मा जो इन लोग भी सुन सके, देख सके, पढ़ सके। ये सवाल खड़ा हुआ था, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में भी है। तो उन्होंने जो लिखा, पंचम वेद जिसे कहते हैं, उसे नाट्यशास्त्र उन्होंने उसकी रचना की भरत मुनि के द्वारा। उन्होंने जैसे मिथक में है, कुछ कहते जा रहे थे और वो लिखते जा रहे थे। और जब पहली बार उस नाटक का जब मंचन हुआ, बोला कि हमने लिख तो लिया थ्योरेटिकली पूरा, अब आप इसका मंचन की तैयारी करिए। भरत मुनि और उनके 100 शिष्य थे। जब भरत मुनि और 100 शिष्यों ने जब पहला नाटक जब किया, अमृत देवासुर संग्राम, ये नाटक का नाम था जैसा कि डॉक्यूमेंटेशन में मिलता है। तो देवासुर संग्राम जब लोगों के बीच प्रस्तुत किया गया, खुले में जब प्रस्तुत किया गया था, तो वहाँ पर जिस तरह से उसमें दिखाया गया पूरा अमृत मंथन का, जिस तरह से हमारे देश की आज़ादी में अभी हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये तो रजत जयंती है, 25 वर्ष हो गए, लेकिन पता नहीं किस गणित से हमारा देश के जो है पूरे जो लोग अभी सत्ताधारी हैं अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अर्थात 75 को अमृत शब्द कहीं आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये अमृत अगर जोड़े तो कहीं ना कहीं उसका लिंक वही है कि जिसका अमृत मंथन किया गया था। आपको अमृत मंथन के बाद जहां उसमें से उसमें अगर सूर बहुत मेहनती थे, बहुत दिमाग वाले थे, तो खुद कर लेते ये मंथन, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें श्रम की जरूरत थी। श्रम कहाँ से आएगा? श्रम करने वाले तो असुर प्रजाति के ही लोग थे। तो उन्होंने सारे असुरों को भी जोड़ा और कहा कि उसमें हमारी बराबर की भागीदारी होगी। और तब जब बंटवारा जब वहाँ से निकला, तो बंटवारे का जब मौका आया, तो आप देखेंगे कि पूर्ण रूप से क्या कहते हैं उसमें बेईमानी की देवताओं ने। लक्ष्मी आई, विष्णु ले गए, और कामधेनु आया, वशिष्ठ ले गए, ब्राह्मण ले गए। और जब अमृत निकला तो उसे देवताओं ने उसे भी छल से, धोखे से उसे बटोर लिया। यही अमृत महोत्सव अभी मनाया जा रहा है और हमें कहीं ना कहीं धोखे में डालने की कोशिश की जा रही है। पूरा इतिहास उन्होंने गलत ढंग से हमारे सामने पेश कर रहे हैं। अमृत महोत्सव में इन्होंने कहा था, अभी पिछले दिनों नेशनल स्कूल ड्रामा का जो फेस्टिवल हुआ था, उसकी शुरुआत हुई थी, उसमें कहा उन्होंने कि हम चाहते हैं कि इसमें देश में बहुत गुमनाम हुए जो देश की आज़ादी के लिए, उनका इतिहास आए, उनका नाटक आए। बल्कि मैं पूछता हूँ, उन्होंने, अर्जुन मेघवाल ने कहा कि मैं पूछता हूँ कि गंगू मेहतर पर नाटक क्यों नहीं किए गए? तो आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे हॉल में कोई आदमी जवाब नहीं दे पा रहा था। हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, कानपुर के लोगों से भी, कि ये कौन थे गंगू मेहतर। हमें तो पता है, अगर आप गूगल पर डालिएगा निकल जाएगा। मैं जानबूझ कर पता लगाने के लिए, माता दीन वाल्मीकि कौन थे, माता दीन भंगी कौन थे, मदारी पासी कौन थे, उदा देवी कौन थे। लेकिन आप देखेंगे कि ये पूरा
ये जो थिएटर का जो लोग है, साहित्य की बात नहीं कर रहा हूँ, थिएटर में तमाम लोग में एक सन्नाटा है। हमारे सामने उदा देवी नायिका के रूप में नहीं लाया गया है। झलकारी देवी की चर्चा होती है, लेकिन पूरे फिल्म में अगर देखें भी, जो पिछले दिनों फिल्म बनी थी मडगर का, उसमें थोड़े देर के लिए आती है, कहीं से भी उसकी लड़ाई की बात नहीं आती है। मदारी पासी ने जो लंबी लड़ाई लड़ी थी, वो कहीं ना कहीं हमसे ओझल रहता है। यही जब अमृत महोत्सव में, जब नाटक अमृत मंथन में जब नाटक देवताओं और देवताओं ने किया, तो वहाँ पर विरूपाक्ष ने विरोध किया। विरूपाक्ष ने कहा कि ये जो है, ये गलत इतिहास दिखाया जा रहा है, आप इस इतिहास को बदलिए। और उन्होंने मंच पर चढ़कर उन्होंने एक तरह से कलाकारों को अपने क्या कहते हैं, अपने कलाओं के द्वारा, हो सकता है कि अवरोध करने की कोशिश की होगी। इस पे इंद्र ने जर्जर किया, जैसा लिखा है, बल्कि जर्जर क्या, उन्होंने वध किया और कहा कि अब से नाटक खुले में होगा ही नहीं, अब नाटक विश्वकर्मा से कहिए अलग थिएटर बनाने के लिए। जिस दिन ये अलग बनाया इन्होंने, जिस दिन उन्होंने कहा कि शूद्रों के कान में वेद का मंत्र जाना नहीं चाहिए, उसी दिन से अगर आप देखें तो पूरा साहित्य दो भाग में बट गया था। और यही हम देख रहे हैं कि बाद में लोक में हम तो हैं, लोक में आप देखेंगे कि सेना नाई के जो नाटक है, लंबे उतने 1504 के समय में जो है कबीर रैदास गोष्ठी, जो सुखदेव सिंह ने एडिट की है अपने पुस्तक, उसमें भी है वो नाटक। उसमें जो शैली थी, बातचीत की शैली थी, और बातचीत के द्वारा जो हमारे देश में कर्मकांड को जो उभारा गया है, रखा गया है, जो बात कबीर करते थे, रैदास करते थे, वर्ण व्यवस्था पर अटैक करते थे, वो सारा उस नाटक में एक 8-10 पेज का है संवाद शैली में। उस संवाद शैली में हमें दिखता है। फूले के यहाँ भी हम यही देखते हैं। फूले ने भी कम से कम 5-6 नाटक लिखे हैं। तृतीय रत्न उनका मशहूर नाटक है 1855 का लिखा हुआ, जो आज भी उसका अगर देखें तो उसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन जो है सदगति की जो कहानी का, तो सदगति का बीज भी देखते हैं। सदगति में किस तरह से अपने साहित्य निकलवाने के लिए पंडित जी के पास भेजती है दुखीराम को, उसी तरह से वहाँ भी जो है साहित्य निकलने के लिए वो पंडित को बुलाती है नायिका तृतीय रत्न की, और कैसे धोखा खा जाती है। तो ये जो परंपरा में हमारे चली आ रही है दलित थिएटर का, वो उस वक्त से लेकर और आज़ादी के पहले तक में आप देखें, अछूतानंद हरिहर, अछूतानंद के जो साहित्य के बारे में बहुत बात होती है, लेकिन उन्होंने 1922 से लेकर 1932 तक लगातार जो अपने इलाके में नौटंकी शैली में जो उन्होंने काम किया, दलित थिएटर स्थापना की, और उसी अपने दलित थिएटर में वो अपने वही कामगार, श्रमिक और अपने समाज के लोग, आदि जो समाज के लोग थे, वो जिनके मूवमेंट के थे, वही लोग थे। और उन्होंने जो नाटक किए, राम राज्य न्याय, मायान बलिदान, एकलव्य, सुहास और सुभाष, ये इनके नाटक 3-4 नाटक थे उनके जो है। 2 नाटक तो हमारे सामने हैं, कुछ अब अभी नहीं हमारे सामने उपलब्ध है। तो वो जो दौर था उसमें आप देखेंगे अगर नाटक पे, तो अंबेडकर साहब का पूरा प्रभाव दिखता है, उसमें पूरा प्रभाव दिखता है। लेकिन हमारे हिंदी कहानी में उस वक्त का अगर दौर के देखें, तो हिंदी कहानी जो लिखी जा रही है, अगर हमारे प्रेमचंद लिख रहे हैं, प्रेमचंद की कई कहानियाँ इस मुद्दों पर हैं, लेकिन प्रेमचंद का जो है वो ज़्यादा प्रभाव अपने कहानियों में, वो गांधी से ज़्यादा प्रभाव है। अभी पिछले दिनों प्रगतिशील लेखक संघ का हुआ था सम्मेलन, उसमें अखिलेश भी चर्चा कर रहे थे कि अच्छा हुआ कहानी का अंत वहाँ किया, उससे कहानी कालजयी बन गई कि वो लौट कर वापस आती है उनकी पत्नी, और अंत में आके देखती है कि वो जंगी पानी पी रहा है, पुराना पानी, गंदा पानी पी रहा है। अर्थात वो यथास्थितिवाद को ये लोग, बहुत बड़ा तबका जो है, मजबूत करना चाहते कि यही यथास्थित यहीं तक रहे। वो भूल जाते हैं कि वही दौर है जब अंबेडकर साहब ने चौदार तालाब में गए थे और प्रतिरोध के रूप में उन्होंने पानी पिया था वहाँ पे। क्या हमारे कहानी का विषय हमारा ये नहीं हो सकता है? हम कहानी का अंत यहाँ नहीं कर सकते, वही पारंपरिक अंत रखेंगे कि नहीं, हमारा अंत जो है वही यथास्थितिवाद पर रखे। जयशंकर प्रसाद की जो कहानी विराम चिन्ह है, वो घुसने नहीं दे रहा, उसे वहीं मार कर उसे दरवाजे पे ही गिरा दे रहे हैं, जबकि उन कहानी उन्होंने 1904-5 के आसपास लिखी थी। बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे हिंदी प्रदेश का देश ऐसा नहीं है कि उस वक्त के मूवमेंट से, अंबेडकर के आंदोलन से वो परिचित नहीं थे।
वो एक खास उनका एक नज़रिया भी होगा, मानसिक वो होगा, चूँकि गांधी से प्रभावित थे और गांधी जो थे पूर्ण रूप से वर्णवाद पर उनकी आस्था थी, इसलिए वो कहीं न कहीं ये सारे जो उस दौर के लेखक थे वो अस्पृश्यता दूर करने की बात करते हैं, तो वो गांधी का फार्मूला तो ले लेते हैं, अंबेडकर साहब से बचने की कोशिश करते हैं। बाद के दिनों में इफ्ता के आंदोलन में भी यही हुआ। और बाद में देखिए, अब जबकि 1936 में अंबेडकर साहब जब बॉम्बे थिएटर में दक्षिण का दिया नाटक उनको बुलाया गया था, वो गए थे। और जाने के बाद जैसा कि धनंजय कीर ने लिखा है कि पूरा ऑडिटोरियम जो है पूरा भरा हुआ था, यहाँ तक कि एक चींटी के पैर रखने तक की जगह नहीं थी। वो नाटक जो पेशवा के अत्याचारों पर, पेशवा किस तरह से जुल्म ढा रहे थे, पेशवा किस तरह से मजबूर करते थे कि आप गले में हांडी और पीछे झाड़ू लेके चलेंगे, उसका चित्रण था। उसके दर्शकों ने इतना प्रभावित हुए मैंने उससे कि अंबेडकर साहब ने कहा कि हमारे 10 भाषणों के बराबर एक नाटक होता है, इसलिए मैं इसको बहुत तवज्जो दूंगा इस नाटक को। और यहाँ तक कि जो 1955 में नवंबर के 55 में जब उनको बुलाया गया एक जगह कि आप नाटक देखने आए, युग यात्रा, तो बहुत बीमार थे, बहुत डायबिटिक भी थे, ब्लड प्रेशर, कई तरह की बीमारियाँ थे, घर से बाहर नहीं जाते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपके लिए इंतज़ाम कर देंगे। तो सविता अम्बेडकर के साथ वो गए और उस ठंड के दिनों में भी पूरा नाटक उन्होंने देखा। मेरे कहने का मतलब था कि एक सामाजिक बदलाव की बात करने वाले अंबेडकर साहब वो किस तरह से इस सांस्कृतिक आंदोलन को बहुत मजबूती से समझते थे कि बहुत ज़बरदस्त आंदोलन है, इसको तवज्जो देना है, जो आज हमारे यहाँ बहुत लैक कर जाता है। हम और विधाओं में तो बात करेंगे, राजनीति में बात करेंगे, समाज, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर, सांस्कृतिक आंदोलन पर जो स्पेस चाहिए वो स्पेस कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। केवल हम ही से नहीं छूट रहा है, अब तो क्या कहते हैं, मार्क्सवादियों के पास भी जो एक आंदोलन था वो प्रेरणा लेते थे रूस और चाइना से कि सांस्कृतिक आंदोलन जो वहाँ हुआ था। अब आप देखेंगे कि उनके यहाँ भी बहुत तेज़ी से ये धीरे धीरे छूटता जा रहा है, उनको तवज्जो ही नहीं देते हैं। तो मैं, चूँकि समय भी ख़त्म हो रहा है, मैं यही कहूँगा कि ये महत्वपूर्ण विषय है और सांस्कृतिक आंदोलन के द्वारा भी हम कैसे, कविता कहानी भी उसी का भाग है, हम कैसे इस आंदोलन को तेज करें। जब हम आंदोलन तेज करेंगे तभी हम रोक पाएंगे ये इंदर मेघवाल जैसे घटनाएं जो हमारे हो रही हैं। और अब तो साजिश ये करने लगे हैं, ये बताने की कोशिश करने लगे हैं कि नहीं, वहाँ तो कोई मटका ही नहीं था और वहाँ तो आपस में लड़ाई थी, जाति को कोई सवाल ही नहीं है, क्या कहते हैं। लेकिन जब दिलीप मंडल उसमें दिखाते हैं साइट पर कि देखिए उसी गांव में राजपूत शमशान घाट अलग है। और इतिहास ये है कि अभी हमारे देश में राजस्थान और हरियाणा में 90% लोगों को जलाने के लिए अलग अलग शमशान घाट बनाया गया है। ये दुर्भाग्य है। शुक्रिया।